Oh my. जहाँ तक तिरंगे का सवाल है, आपको ध्यान होगा कि हम लोगों के बचपन में या हम लोगों की जवानी में हर कोई व्यक्ति तिरंगा हर वक़्त लगाने के लिए आज़ाद नहीं था। हम लोगों के लिए ममानियत थी कि कुछ राष्ट्रीय मौकों को छोड़कर कानूनी ममानियत थी, कि राष्ट्रीय मौकों को छोड़कर हम लोग सब जगह हमेशा तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके पीछे धारणा ये थी कि तिरंगे का बेजा इस्तेमाल ना होने पाए, वो सर्वोच्च राष्ट्रीय प्रतीक है, उसका बेजा इस्तेमाल ना होने पाए। जब सिनेमा हॉल में फ़िल्म के शुरू होने के वक़्त या शुरू होने के बाद में या ख़त्म होने के वक़्त तिरंगा आता था और राष्ट्रगान बजाया जाता था। उस वक़्त मुझे याद है अपने बचपन में सब लोग खड़े होते थे, कुछ लोग होते थे जो कि चल दिया करते थे लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम होती थी। आम तौर पर हम सब लोग राष्ट्रगान बजने पर जब तिरंगा स्क्रीन पे लहराया जाता था तो हम लोग खड़े होते थे। तो तिरंगा सबके लिए हमेशा उपलब्ध नहीं था। लेकिन एक स्वाभाविक रूप से तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान हम सब लोगों के हृदय में तब भी था और आज भी है, मैं ये कहता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि नवीन जिंदल साहब, जो कि कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस के ज़माने में ही, कांग्रेस के शासन के ज़माने में ही उन्होंने याचिकाएँ दायर करना शुरू की। और नवीन जिंदल केवल राजनीतिज्ञ नहीं है, वो जिन अंबानी और अडानी की तरह उतने बड़े तो नहीं लेकिन बहुत छोटे भी नहीं, बहुत बड़े पूंजीपति हैं। इस देश के बिल्कुल। बहुत जिंदल घराना, देश का बहुत, उन्होंने एक विश्वविद्यालय भी खोल रखा है। जैसे आजकल सब बड़े पूंजीपति बड़े-बड़े विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, उन्होंने भी खोल रखा है। उसमें देश के बड़े-बड़े विद्वान नौकरी करते हैं उस विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने याचिकाओं का एक सिलसिला शुरू किया और धीरे-धीरे बिल्कुल अमेरिकी तर्ज पर, जिस तरह अमेरिका में हर व्यक्ति को अमेरिकी झंडे का इस्तेमाल करने की इजाज़त है, उसकी नकल करते हुए अमेरिका में तो कोई व्यक्ति किसी के पिता का देहांत होता है, तो वो चाहता है तो अपने पिता के शव के ऊपर झंडा डाल सकता है। और झंडे का थैला बनाकर उसके अंदर शॉपिंग की जा सकती है। लोग चाहें तो अमेरिकी झंडे में अपने जूते लपेट सकते हैं या लोग अपने जूतों के ऊपर अमेरिकी झंडा छाप सकते हैं, वरना इस बात की ममानियत भी नहीं है। तो इन्हीं चीजों से तिरंगे को बचाने के लिए मुझे लगता है कि वो कानूनी प्रतिबंध था। लेकिन नवीन जिंदल ने, जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार से मोटे तौर पर कोई राजनीतिक संबंध मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, जो कि कांग्रेसी थे और कांग्रेस सरकार के हिस्से थे और सम्माननीय और महत्वपूर्ण हिस्से थे, उन्होंने तमाम कानूनी कार्रवाइयां करके बहुत उन्होंने जोर मारा और इतना जोर मारा धीरे धीरे करके ये प्रतिबंध जो था वो हट गया कानूनी रूप से। अब नई सरकार इसका लाभ उठा रही है और वो इस तरह का नारा दिया जाता है कि इस झंडे को ओन करें और इसको गर्व के साथ पूरा मीडिया, अखबार, चाहे टीवी हो, सब में ये बात आ रही है, संपादकियों में भी ये बात कही जा रही है, गंभीर लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई इस झंडे को हम लोग ओन करें, यानी इस झंडे को हम अपना बनाएं, अपना बनाएं और जिस तरह हम झंडे के स्वामी हैं इस तरीके से इस झंडे का हम इस्तेमाल करें। तो ये राष्ट्रवाद का अमेरिकी रूप है। ये बात सही है कि जो आजादी के बाद जो भारतीय राष्ट्रवाद विकसित हुआ और जो हमारी परंपराएं विकसित हुई, उन पर ब्रिटिश परंपराओं की बहुत छाप थी। लेकिन जब अमेरिका में अंग्रेज उपनिवेशवादियों के बगावती हिस्से ने, ये दो तरह के उपनिवेशवादियों की टक्कर थी, उसके बगावती हिस्से ने तथाकथित अमेरिकी क्रांति के जरिए उनको वहां से भगाया और वहां पर अपनी हुकूमत कायम की। तो एक दूसरे तरह का यूरोपियनिज्म, एक दूसरे तरह का यूरोपीकरण, अमेरिकी तर्ज का वहां यूरोपीकरण हुआ। लिबरलिज्म, उदारतावाद का अमेरिकी संस्करण वहां पनपा और राष्ट्रवाद, संविधानवाद, इन सब का एक अलग अमेरिकी संस्करण तैयार हुआ जो कि ब्रिटिश और यूरोपीय संस्करण से भिन्न था। ये अधिक आक्रामक था और उसके अंदर वो सीमाएं नहीं थी और उस तरह की शिष्टताएं नहीं थी जिस तरह की शिष्टताएं ब्रिटिश राष्ट्रवाद के जरिए, ब्रिटिश विचार के जरिए राष्ट्रवाद में, आधुनिक राष्ट्रवाद में आती थी, जिनका भारत के अंदर अनुपालन किया जाता था।
आपको ध्यान होगा कि हम लोग तो पत्रकारिता के क्षेत्र के व्यक्ति हैं कि पत्रकारिता में संपादक की अहमियत, कि संपादक ही दरअसल अखबार का चेहरा होगा, संपादक के नाम से ही अखबार जाना जाएगा और उसका संपादकीय अखबार का सर्वोच्च वक्तव्य होगा। ये चीज भी हम लोगों ने ब्रिटिश पत्रकारिता से सीखी थी। लेकिन जैसा कि हुआ कि ब्रिटिश तौर तरीका और रवैया धीरे धीरे हाशिए पर जाता गया और जैसे जैसे आजादी के साल आगे बढ़े, अमेरिकी रवैया, अमेरिकी तौर तरीके, चाहे पत्रकारिता हो चाहे तिरंगे का सवाल हो, है, ये हम लोगों के ऊपर हावी होता चला गया। संपादकीय की जगह लेटर फ्रॉम द पब्लिशर सामने आने लगा और जो प्रबंधक लोग थे वो अखबारों के संपादक होने लगे और जो प्रबंध संपादक नाम का एक नया पद बना था, वो प्रबंध संपादक का पद दरअसल अखबारों के ऊपर हावी हो गया और अब तो कुछ अखबारों के अंदर संपादक होते भी नहीं है, बड़े अखबारों, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये सब अमेरिकी रवैया है। इसी तरीके से तिरंगे के साथ हुआ। नवीन जिंदल के जरिए, जो कि जनसंघी नहीं है, उनके जरिए तिरंगे के ऊपर से वो प्रतिबंध हटे और हम सब लोग तिरंगे का कभी भी इस्तेमाल करने के लिए आजाद हो गए। तो जब नई सरकार आई, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई, जो राष्ट्रवाद को बहुत अधिक अमेरिकी शैली की आक्रामकता के साथ इस्तेमाल करना चाहती थी, उसको नवीन जिंदल ने जो नई बात भारतीय सार्वजनिक जीवन में इंजेक्ट की थी, उस बात का उसे लाभ प्राप्त हुआ और अब घर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा का आह्वान प्रधानमंत्री ने कर दिया। जो 75 साल चल रहे आजादी के, तो उसको अमृतकाल उन्होंने घोषित कर दिया और हर जगह जगह अमृत महोत्सव होने लगे और सरकारी आदेश पर अमृत महोत्सव होने लगे। किसी भी संस्था को अगर एक पैसे की भी कोई सरकारी ग्रांट मिलती है तो उसको आदेश आता है कि आप ये सब कीजिए, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आप, उसके पीछे अंतर्निहित होता है, फिर आपकी ग्रांट आपको नहीं मिलेगी। वैसे भी राष्ट्रवादी माहौल बहुत ज्यादा है। अब ऐसी परिस्थिति, ये एक विशेष किस्म की परिस्थिति बनी और हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम सारे बुद्धिजीवी, उनके समर्थक और उनके बहुत सारे मोर्चा संगठन जो संघ की भुजाएं हैं, उन सबको मिलाकर एक बहुत ही विशाल राजनीतिक दिमाग बनता है, एक विशाल राजनीतिक मस्तिष्क बनता है जो लगातार नए नए फिक्रों के बारे में, नई नई योजनाओं के बारे में, कि राष्ट्रवाद को और कैसे विराट रूप दिया जाए, कैसे उसके आगोश में एक एक चीज आ जाए और कैसे उसका केवल एक ही मतलब हो, वो बहुमुखी राष्ट्रवाद, बहुअर्थी राष्ट्रवाद न होकर एकार्थी राष्ट्रवाद हो, ऐसा एक मतलब उसके अंदर, मतलब उसके ऊपर आरोपित किया जाए। वो दिमाग लगातार सोचता रहता है। तो सबसे पहले इस तरह की योजनाएं और फिक्रे मोदी जी की तरफ से आते हैं और बाकी फिर सब लोग मजबूर होते हैं उसका पालन करने के लिए। अब इसके बाद अजीम प्रेमजी संस्थान का जो सर्वेक्षण है उस पर एक निगाह डालिए आप। वो सर्वेक्षण मेरी संस्था CSDS जो थी, उसकी संस्था लोकनीति ने किया था। हमारे मित्र संजय कुमार लोकनीति के संचालक हैं। तो संजय कुमार अपने एक ताजे लेख में ही लिखते हैं कि जब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्वेक्षण हुआ और हमने लोगों से सवाल पूछे तो 50% या उससे कुछ ज्यादा लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति हाथ में झंडा तिरंगा उठाने के लिए तैयार नहीं है वो सजा का मुस्तहक है, उसको सजा दी जानी चाहिए। केवल 27-28% लोग ही ये मानते थे कि भाई उसको सजा वगैरह नहीं दी जानी चाहिए, वो सब लोगों को जबरदस्ती लोग तिरंगा हाथ में लें ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं लागू की जानी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रगान के बारे में सवाल पूछा गया, उसमें भी यही बात हुई। उन्होंने कहा जो लोग राष्ट्रगान बजते समय नहीं खड़े होते हैं इज्जत के साथ में, उनको दंडित किया जाना चाहिए। 25-26% लोग ही ये कहते थे कि नहीं, इस तरह की जबरदस्ती करना और इस तरह की अनिवार्यता थोपना उचित नहीं है। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक हिंदू एकता स्थापित की है वो 45 से 50% के बीच की है, वो भी वहां पे जहां उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, जैसे उत्तर प्रदेश। बाकी जगह पर जितने वोट भी उन्हें नहीं मिलते, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अक्सर चुनावों के दौरान 45 से 50% वोटों की एकता करके दिखाते हैं। गुजरात में इस तरह की एकता करके दिखाते हैं। जो हिंदुत्व की प्रयोगशालाएं हैं, सफल प्रयोगशालाएं हैं, वहां पर वो हिंदू राजनीतिक एकता को कोशिश करके धीरे धीरे 50% तक पहुंचा सके। और यही 50% लोग उनके अमेरिकी ब्रांड का जो भारतीय राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद के ऊपर अपनी मोहर लगाते हैं, ये सर्वेक्षण बताता है।
अब इसके अंदर आपने एक नई जानकारी दी, जो मैं पहले अखबारों में उस जानकारी को पढ़ चुका हूं, कि इसके अंदर खादी के साथ साथ में कॉमा लगाकर पॉलिस्टर का प्रवेश करा दिया गया। देखिए, इसी के साथ अब ये एक ऐसा राष्ट्रवाद है जो अमेरिकी ब्रांड का जरूर है, लेकिन अमेरिका में कारपोरेट जगत और सरकार के साथ जिस तरह के संबंध हैं और उन संबंधों का जो प्रोटोकॉल है, यानी उसकी जो आचार संहिता है संबंधों की, वो आचार संहिता भारतीय सार्वजनिक जीवन से पूरी तरीके से गायब है। यहां प्लेन एंड सिंपल, सीधे सीधे क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। और आपने जितने भी उदाहरण बताए हैं वो सारे के सारे थोड़े बहुत हेर फेर के साथ में क्रोनी कैपिटलिज्म के उदाहरण हैं। तो एक तरफ तो आक्रामक राष्ट्रवाद है, दूसरी तरफ क्रोनी कैपिटलिज्म है, और तीसरी तरफ स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करती है, एजेंडा सेट करने में सबसे बहुत आगे है, और उस एजेंडे का पालन करने वाले उससे बहुत पीछे रहते हैं, और वो उस एजेंडे का पालन करने के लिए मजबूर हैं, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। और हमारे मित्रगण जब विश्लेषण करते हैं तो ये भी पूछते हैं कि भाई सब लोग हाथ में तिरंगा उठा लेंगे तो उससे महंगाई कम नहीं होगी। वो सब लोग ये भी पूछते हैं कि सब लोग अगर राष्ट्रगान गाने के लिए खड़े हो जाएंगे तो उससे तो बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी की स्थिति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रवादी भावनाएं लगातार मजबूत होती जा रही हैं, लगातार और सुदृढ़ होती जा रही हैं, आक्रामक होती जा रही हैं, और ये एकार्थक राष्ट्रवाद, एकार्थी राष्ट्रवाद है, ये बहुअर्थी राष्ट्रवाद नहीं है। इसका एक ही मतलब है, वो नारा भी इसी तरीके से है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भाषा एक भारत, ये इसी तरीके से नारा भी दिया जाता है। तो एक तरफ तो गिरती हुई अर्थव्यवस्था है और सरकार के पास ऐसी कोई युक्ति नहीं दिखाई पड़ रही है कि वो उसके गिरते हुए ग्राफ को रोक पाए। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत होती जा रही हैं, और उस आक्रामक अमेरिकी ब्रांड के राष्ट्रवाद में सहभागिता करने के लिए, यानी भागीदारी करने के लिए विपक्ष, भागीदारी करने के मुकाम से विपक्ष काफी पीछे है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही उसके अंदर भागीदारी कर पा रही है। तो राष्ट्रवादी भावनाओं का जो कुछ भी लाभ है वो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक हस्ती को प्राप्त होता है, जो पहले से ही शक्तिशाली है। भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है, देश की सबसे ज्यादा संसाधन संपन्न और प्रबल और आक्रामक किस्म की राजनीतिक पार्टी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्राप्त होता है, जो उसका विचारधारात्मक आगार है। तो ये स्थिति पूरी तरीके से बनी हुई है। और देखिए, ये वही कारपोरेट लोग हैं जिनके आपने नाम लिए। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब वाइब्रेंट गुजरात की मुहिम चला करती थी, तो वहां मंच पर कौन हुआ करते थे भाई? मंच पे गौतम अडानी होते थे, अनिल अंबानी होते थे, मुकेश अंबानी होते थे, और दूसरे लोग और दूसरे और पूंजीपति होते थे। ये सब लोग प्रमुख रूप से मौजूद होते थे, और ये लोग जाकर कहते थे मंच के ऊपर, माइक पे खड़े होकर कहते थे ये लोग, हम लोग पढ़ते थे इन लोगों के वक्तव्य उन दोनों, आज भी उस सब रिकॉर्ड में है कि देखिए ये इतने बार गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम हो चुका है, हम हर कार्यक्रम में हाजिर रहे हैं, हमारी हाजिरी लगाई जाए। पहली बात तो ये कहते थे। दूसरी बात ये कहते थे नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करके कि राजा हो तो इस तरीके का राजा हो। तो ये लोकतंत्र में जनता चुनती है, लेकिन जिसको चुना जाता है, अगर वो अपनी अपरिहार्यता यानी अपना टीना फैक्टर साबित कर दे, अपनी विकल्पहीनता साबित कर दे, तो फिर वो धीरे धीरे एक लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राजा की शक्ल ग्रहण करता चला जाता है। वो एक अघोषित राजा बन जाता है, क्योंकि उसको चुनौती देने वाले कोई है नहीं। भाई, राजा को चुनौती दो तरफ से मिलती है। राजा को चुनौती महल के बाहर से मिलती है और राजा को चुनौती महल के भीतर से मिलती है। नरेंद्र मोदी की सत्ता की विशेषता यह है कि महल के भीतर से, यानी भाजपा के भीतर से उन्हें कोई चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। ऐसा इंदिरा गांधी के जमाने में भी था। इंदिरा गांधी को भी कोई अंदर से चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता था, लेकिन इंदिरा गांधी को बाहर से चुनौती मिलती थी। नरेंद्र मोदी इसमें भी आगे हैं कि ना उनको अंदर से चुनौती है, ना उनको बाहर से चुनौती है। Oh no! Oh my!